ठीक है, कि हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं सैम्पलिंग ऑफ एनालाइट कैसे करते हैं। एनालाइट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कि वो चीज़ जिसको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वो मटेरियल जिसको के ऊपर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, वो हमारे पास एनालाइट होगा। ठीक है, तो उसकी सैम्पलिंग कैसे करते हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं और डिफरेंट तरह से हम जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसके रिलेटेड है कि एनालाइट क्या होता है, उसकी सैम्पलिंग कैसी हो सकती है। ठीक है, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री the process in which a representative piece of material is extracted from a larger amount and prepared for analysis। कि हमारे पास सैम्पलिंग ऑफ एनालाइट क्या है, कि हमने क्या किया, जो स्पेसिफिक मटेरियल है हमने उसको लिया। ठीक है, हम उसको कलेक्ट कैसे करें और उसको एनालिसिस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। समटाइम तो ऐसे होता है कि जैसे ही हमने मटेरियल लिया हम उसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ जाता है, समटाइम उसकी कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो सैम्पलिंग ऑफ एनालाइट जो है वो यही चीज़ है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहीं से, ठीक है, और उसको एनालिसिस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब सैंपल क्या होता है, अ सब्सटेंस और अ पोर्शन ऑफ अ सब्सटेंस अबाउट विच एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास सैंपल होता है। Sampling क्या है? Operation involved in gaining a reasonable amount of material that is representative of the whole bulk specimen। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग क्या है, कि हमने तो लिया कि मटेरियल ले लिया एक, ठीक है, अब उस मटेरियल में देखें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। जैसे सिंपल एक और की बात कर लें, हम जैसे रॉक से मिनरल निकाल रहे हैं, तो उस रॉक में सिलिका होगा, एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम सिलिकेट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमारा डिजायर मटेरियल क्या है। ठीक है, हमने वो देखना होता है कि हमारा डिजायर मटेरियल जो है, हम उसकी बेस के उसको हम निकालें, उसको हमने कैसे दूसरों से सेपरेट आउट करना है, तो ये उसकी सैम्पलिंग होगी। ठीक है, और ये सैम्पलिंग का प्रोसीजर आ गया कि हमने उसको पहले प्योरीफाई किया, हमने उसको दूसरे मटेरियल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, फिर हम अपना स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने वर्क करना है। ठीक है, कि ये उसकी, अब जैसे मैं ये कह दूं कि मटेरियल के अंदर बहुत सारे ओर्स कंबाइन हुई थी, ठीक है, या सिलिकेट्स है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट्स है, तो हमने उसमें के अंदर से सारा के सारा एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है वो सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, अब वो जो है हमारा मेन जो कंपोनेंट था एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, ठीक है, तो वो उसी की सारी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगा जो हमारे लिए अननेसेसरी है हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या होती है, ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ गेनिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल बल्क स्पेसिमेन, और उसके ऊपर हम फिर वर्क करते हैं। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द केमिकल एनालिसिस। क्यों चैलेंजिंग है, कि हमें जो है ये कंफर्म करना है हमें कि जितना जो हमने सैंपल लिया है, जो हमने बल्क सैंपल लिया है, क्या उसके अंदर वो मटेरियल प्रेजेंट भी है, अगर प्रेजेंट है तो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, और हमने उसको किस तरह, किस वे से उसकी सैम्पलिंग करनी है कि हम अपने डिजायर मटेरियल को गेन कर लें और फिर उसकी आगे एनालिसिस करें। Sampling and sample preparation have a unique meaning and special importance when applied in the field of analytical chemistry। ठीक है, यानी हमारा डिजायर्ड सैंपल क्या है और उसको हमने कलेक्ट कैसे करना है, उसको हमने ऑब्टेन कैसे करना है, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वर्ड आप लोगों को फिजिक्स के स्टूडेंट्स आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस। ठीक है,
कि प्रोबेबिलिटी, जैसे आप लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, यानी कि उसके चांसेस हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। सिंपली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर आप मीनिंग ले रहे हो तो हर एक के लिए इक्वल चांसेस हैं, ठीक है, यानी कि आप कलेक्टिवली बल्क में मटेरियल ले लो और उसके अंदर जो है सारे के सारे मटेरियल्स को आप जो है ना डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके ऊपर कोई जो है ना कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, जस्ट उनकी एक्टिविटीज को चेक करना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का है हर एक की इक्वल चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि आप बल्क ऑफ सैंपल ले लो और उसके अंदर जितने भी मटेरियल है आप उसको एक ही दफा चेक कर लें। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग क्या हो सकती है कि आपने स्पेसिफिक लेना है, ठीक है, कि स्पेसिफिक मटेरियल लेना है और आपने उसको स्टडी करना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिस्टिक क्या होगी, एक जनरल आप ये कह लो कि जिसमें बल्क लेके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्या हो सकती है कि हमारे पास हम स्पेसिफिक वे में उसके ऊपर चले। सैंपल प्रिपरेशन कैन बी डन बाय ग्राइंडिंग, ठीक है, आपने बल्क में लिया, पहले आपने उसको ग्राइंड कर सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशंस बना सकते हैं, आप उसकी आइसोलेशंस कर सकते हैं, दूसरे अगर उसके साथ कोई भी मटेरियल है उसकी टेस्टिंग उसके बाद होती है कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये सैंपल की प्रिपरेशन हो सकती है। इसी तरह हम क्या करते हैं, वेइंग करते हैं। अगर सैंपल ले लिया तो सैंपल की हमने वेइंग करनी है, तो मैस क्या होती है, ठीक है, मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी हम मटेरियल ले रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा सैंपल है उसकी कितनी अमाउंट है, ठीक है, वो उसका मैस कहलाता है। यूनिट्स आर किलोग्राम, आपको पता है हम ग्राम में ले सकते हैं, किलोग्राम में ले सकते हैं, माइक्रोग्राम में ले सकते हैं, मीन उसको स्मॉलर किसी भी यूनिट्स में ले लेते हैं। Mass does not change when object is moved to new locations, ठीक है, जितनी कोई भी किसी भी सब्सटेंस की mass है वो उतनी रहेंगी। Astronaut is weightless in space but mass is the same, ठीक है, कि weightless होना डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी मैस तो होगी ना, ये तो नहीं हम कह सकते कि स्पेस में जाके किसी चीज की मैस नहीं रही, ठीक है, मैस तो है लेकिन वो वेटलेस क्यों हो गया, कि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। इन द लैब वी वे ऑब्जेक्ट्स, कि हम लैब में किस तरह ऑब्जेक्ट्स को वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बैलेंस यूज कर रहे होते हैं। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, की आपको फिजिक्स के फार्मूले से वैसे ही पता है कि mgh जो है वो वेट के लिहाज से आ जाता है कि उसकी हाइट क्या है, उसका वेट मैस क्या है और उसकी ऊपर जो है ग्रेविटी कितनी असर करी है, वो उसका वेट होता है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपली हमारे पास कोई भी सैंपल है तो उसको हमने वेइंग करनी है। तो वेइंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस यूज करते हैं। ये जो बैलेंस होते हैं, मेजर दिस फोर्स की बैलेंस क्या मेजर कर रहा है, ये वेट को मेजर कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के बैलेंसेस होते हैं, मैकेनिकल बैलेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस होते हैं, एनालिटिकल बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल बैलेंस हैव वन और मोर बीम्स, ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द पेन अटैच्ड टू द बीम, ठीक है। आपने देखा होगा सिंपल तराजू, वो एक क्या कह सकते हैं, एक डंडी वाला भी होता है, दो वाली साइड पे भी होती हैं, ठीक है, कि जहाँ पे एक साइड पे वेट रख के दूसरी साइड पे जो है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग वो तराजू में जो वेट रखते हैं, ठीक है, उस तरह के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का मैकेनिकल बैलेंस यूज करने हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंसेस भी होते हैं। It uses an electromagnetic force rather than weights to counterbalance the sample, ठीक है। जो हम हाथ से कर रहे होते हैं वो तो क्या होता है कि एक साइड पे हमने अपना मटेरियल रखा होता है, दूसरी साइड पे क्या होता है कि वो जो काउंटर बैलेंस के लिए हम जो वेट रख रहे होते हैं, जो 1 kg का, 2 kg का, हाफ kg का जो वेट रख रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल बैलेंस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बेस के ऊपर हम लोग जो है ना मेजर कर लेते हैं, अपने मटेरियल का वेट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हेन सैंपल इज प्लेस्ड ऑन द वेइंग पैन, ठीक है। जब वेइंग पैन के ऊपर हमने मटेरियल रखा तो वहाँ वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा
जिसको वो डिटेक्ट किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज रिलेटेड टू द सैंपल वेट, कि जितना ज्यादा सिग्नल होगा उतना उसका वेट ज्यादा होगा। टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द वेट वैल्यू, बैलेंस कंपेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द सैंपल टू द सिग्नल फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ नाउन वेट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि नाउन वेट के स्टैंडर्ड होता है कि स्टैंडर्ड के साथ हम लोग जो है उसको मेजर कर लेते हैं सिग्नल को, तो हमें पता चल जाता है ये हमारे पास कितना जो है वो स्पेसिफिक इसका वेट है हमारे सैंपल का। ठीक है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस इज वे एक्यूरेटली टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1 ग्राम से 2.1 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है हमारे पास एक्यूरेसी अगर हम देखें तो ये कितना जो है एक्यूरेट, कितना लो लेवल तक जो है ये मेजर कर सकता है कि 0.1 ग्राम से लेकर 0.1 माइक्रोग्राम तक भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ठीक है, इसी तरह एनालिटिकल बैलेंस होते हैं ऑप्टिमाइज सेंसिटिविटी एंड कैन वेट सैंपल टू एट लीस्ट द नियरेस्ट 10th ऑफ मिलीग्राम। ठीक है, कि 0.0001 ग्राम तक भी ये मेजर कर सकते हैं, यानी बहुत माइन्यूट अमाउंट भी जो है इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेजर कर सकते हैं। आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा कि स्पेसिफिक बैलेंस रखे जाते हैं जो कि आप उसके ऊपर सैंपल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, सैंपल लिया, उसकी सैम्पलिंग की, उसका वे कर लेते हैं। तो ये जो शेप आपको नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है, इस तरह के बैलेंस आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस है। हमारे पास अगर ये इस तरह का बैलेंस है तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, लेवल दी बैलेंस। इसका जो एक अगर आपने देखा हो तो एक ब्लैक, इसके अंदर ना एक क्या कहते हैं ब्लैक सा हो, एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, इंडिकेटर तो नहीं, उसके लिए एक अलग से वर्ड होता है कि आपने उसको सेंटर में रखना होता है, एक पॉइंट होता है। हम इसको पीछे से घुमा के ना इसके नीचे एक बटन सा होता है, ठीक है, डायलर सा, उसको घुमाते हैं तो ये और जो आगे वाला पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है। ठीक है, ताकि वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। अब adjust the balance to 0 with the pan clean and empty and chamber doors close। के हमने सबसे पहले क्या करना होता है, उस पॉइंट को सेंटर में लेके आना होता है ताकि हमें ये एग्जैक्ट मेजरमेंट दे। फिर हमने क्या करना होता है, ये चारों साइड्स पे ना इसके ये शीशे की लगी हुई है। ठीक है, और आपने देखा होगा इसको, तो ये हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले इसको अंदर से क्लीन करते हैं, क्लीन करके इसके साथ जो सारी इसकी वॉल्स जो हैं बंद करके फिर हम इसका वेट करते हैं। और इसका मतलब है कि ये जब 0 पे आ जाएगा ये, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास एक्यूरेट है। अगर टेयर दी वेइंग कंटेनर और वे दी एम्प्टी वेसल। ठीक है, अगर फिर उसके बाद जब हम क्या अपना मटेरियल किसी भी बीकर में अगर हमने मेजर करना है, किसी भी पेट्री डिश में मेजर करना है, तो वो यहाँ रखेंगे तो उसका वेट टेयर कर देंगे। ठीक है, टेयर का बटन होता है यहाँ पे, तो वो टेयर करने से ये क्या होगा कि वो जो है जितना भी उसका वेट होगा वो नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके ऊपर हम अपना मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, प्लेस सैंपल ऑन वेइंग पैन, रीड द वैल्यू फॉर द मेजरमेंट। और यहाँ पे डिस्प्ले पे हमारे पास क्या है कि उसके वेट आ जाएगा। अब वो ये सिर्फ और सिर्फ वेट जो है हमारे सैंपल का होगा, जो भी हमने पेट्री डिश या बीकर वगैरह रखा होता है उसका वेट नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सैंपल को, और उसको अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर गिरे हुए हैं तो उसको जो है उसी टाइम क्लीन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास वेइंग कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। हम आप लोगों ने सॉल्यूशंस की थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलैरिटी, ये सारी टर्म्स आप लोगों ने की हुई हैं। आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया जाए, कोई भी अमाउंट दी जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, आप लोग उस थ्योरी से देख लीजिएगा, मोल्स पर लीटर या मिली मोल्स पर ml आ सकता है। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्वलेंस पर लीटर या मिली इक्वलेंस पर ml आ सकता है।
फॉर्मेलिटी वही है, आइडेंटिकल टू मोलैरिटी होती है, ठीक है। मैं इसकी डिटेल में यहाँ नहीं जा रही, आप लोगों को ये फार्मूले आने चाहिए क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी में ये पढ़े हैं, ठीक है। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैरिटी ग्राम्स की बात करती है और मोलैरिटी लीटर्स में आ रही होती है, ml के अंदर आ रही होती है। फिर हमने क्या करना होता है कि अगर सोल्यूशन बनाना है तो वो हम उसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं कोई भी यूनिट लेके उसके साथ, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट कि हम इसको वेट बाय वेट परसेंट में सोल्यूशन बना सकते हैं, मोलैरिटी में बना सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्राम ऑफ एनालाइट डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या ठीक है, या सैंपल जो भी है, सोल्यूशन जो भी बन रहा होगा, ठीक है। अब वेट बाय वेट है तो इसका मतलब है दोनों चीजें हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में अगर हैं या फिर उनका वेट को हम कंसिडर करें। अगर वॉल्यूम बाय वेट है तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है एनालाइट का है और वेट जो है हमारे पास जो सैंपल है या उसका हो गया, ठीक है, या जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है उसका वेट आ जाता है, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब है एनालाइट भी लिक्विड में है, ठीक है, वॉल्यूम लेना उसका, और हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका भी लिक्विड लेना, ठीक है। तो हम किसी भी तरह इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। समटाइम वी मस्ट प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेजेस, डिपेंड कर रहा है कि हमें किस तरह के की रिक्वायरमेंट है, हम उस लिहाज से हम सोल्यूशन बना सकते हैं। मीन हमने मोलर सोल्यूशन बनाना तो हम मोलैरिटी यूज कर लेंगे। अगर हमने क्या करना है कि परसेंटेज में सोल्यूशन बनाना है, यानी 10% सोल्यूशन ऑफ दिस वन, तो फिर हमने क्या करना है कि परसेंटेज में बना लेंगे। फिर हमने वहाँ स्पेसिफाई करना है कि हमने वेट बाय वेट लेना है, हमने वेट बाय वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेना है, किस तरह का सोल्यूशन बनाना है हमने, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह हमारे पास ppm एंड ppb होता है, ये भी आपने पीछे स्टडी किया हुआ है, ठीक है। The units ppb और ppm are used to express the trace concentration. Trace concentration mean बहुत dilute solution बनाना है तो हम क्या करते हैं ppb या ppm को यूज कर रहे हैं। These are way or volume based rather than mole based, ठीक है, कि ये डिपेंड कर रहे हैं कि वेट कितना है या वॉल्यूम कितना है उसकी बेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे उन्होंने ppm और ppb को बताया हुआ है कि पार्ट्स पर बिलियन आ जाएगा कि 1 ppm इज इक्वल टू 10⁻⁴% कि अगर आपने को कन्वर्जन करने को दी जाए तो ये आप देख सकते हो कि 1 ppm इज 10⁻⁴%। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm लिखते हैं। इसका वेट बाय वेट निकालना तो मिलीग्राम पर केजी, और अगर हमने वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो मिलीग्राम पर लीटर, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेना है तो मिलीग्राम मिलीलीटर पर लीटर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन है, किसके इक्वल है 1 ppb इज इक्वल टू 10⁻⁷% या 10⁻³ ppm, ठीक है। यानी कि ppb जो है ज्यादा डाइल्यूट है, बिलियन में से एक पार्ट है, ठीक है, और ये ppm जो है मिलियन में एक पार्ट है, ठीक है। तो 1000 टाइम जो है वो ppb ज्यादा डाइल्यूट है। तो ये यूनिट्स हैं इसके, किसी में भी मेजर कर सकते हैं कि ppb है, इसको मिलीग्राम पर केजी आ जाएगा या इसको नैनोग्राम पर ग्राम भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास अच्छा इसको देखिएगा, इसने माइक्रोग्राम आएगा, मिली नहीं आएगा यहाँ सेकंड, ठीक है। माइक्रोग्राम पर केजी, माइक्रोग्राम पर लीटर, और इसके यूनिट्स देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना गलत लिखा है, ठीक है। और इसी तरह मिलीग्राम परसेंटेज में करना है तो मिलीग्राम परसेंटेज क्या है, मिलीग्राम में हम लेंगे, पहले हम ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम की बजाय हम मिलीग्राम में ले रहे हैं कि एनालाइट को डिवाइडेड बाय 100 ग्राम या मिलीग्राम पर 100 ml आ जाएगा। अच्छा PL इज इक्वल टू पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है। ये ppb की यूनिट्स मुझे ये फर्स्ट टू जो है ना थोड़े से
लग रहे हैं गलत तो आप इसको देखिएगा एक दफा। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हमारे पास क्या होते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशन जिनकी हमें क्या है प्योरिटी मालूम हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, उनके नॉन कंसल्टेशन के अगर हम सॉल्यूशन बनाए तो वो जितने के हमने बनाए होते हैं वो उतने ही हों हमारे पास। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना आए तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हो जाते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है हाईली प्योरीफाइड कंपाउंड यूज एज अ रेफरेंस मटेरियल इन टाइट्रेमेटिक एनालिसिस, यानी टाइट्रेशन में या किसी भी जगह पे हम यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, तो जो हाईली प्योरीफाइड कंपाउंड होगा, ठीक है, वो हमारे पास रेफरेंस मटेरियल के तौर पे यूज होता है। ठीक है, इसकी प्योर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हाईली प्योर होते हैं, स्टेबल इन एयर होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रेडिली अवेलेबल होते हैं, रीजनेबल सोलेबिलिटी होती है इनकी, लार्ज फार्मूला वेट होता है। ओके, हमारे पास क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड वो मटेरियल है जिसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस उस मटेरियल का लिया जाता है जो हमारे लिए हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा हो, यानी प्योर हो, वाटर में सोलेबल ना हो, यानी ह्यूमिडिटी उसके ऊपर इफेक्ट ना करे, या एयर वगैरह के अंदर स्टेबल हो, ताकि हम उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मटेरियल हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के, कुछ होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें से आप बेंजोइक एसिड देख लें, सोडियम कार्बोनेट देख सकते हैं, आर्सेनस ऑक्साइड आ गया, पोटेशियम आयोडाइड जो कॉमन आप यूज कर रहे हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, आयरन। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है कि जिनके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो उनको हम फिर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, उनकी टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है ताकि हमें जो है उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मालूम हो सके, क्योंकि हम तो कुछ और बनाते हैं लेकिन उसके ऊपर जो दूसरे इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, तो फिर हम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें उसकी एग्जैक्ट अमाउंट मालूम हो सकती है। स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, HCl, नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, इसी तरह क्या है MnO4, सोडियम थायोसल्फेट्स, ये जो कॉमन हम लैब में यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स आ जाती है। तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कि हम क्या करते हैं कि हम अगर हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो उसकी हम नाउन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होते हैं कि हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन मालूम हो सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड भी है। डिसॉल्व डायरेक्ट मेथड क्या है, डिसॉल्व क्लियरली वेट क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड डाइल्यूट टू नॉन वॉल्यूम। ठीक है, कि यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि उसकी अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कोई भी स्पेसिफिक वेट लिया, ठीक है, वेट लेके उसका सॉल्यूशंस बना लें और फिर हम देखें कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या था, हमने एग्जैक्ट अमाउंट डाली है, ठीक है, वे 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 अमाउंट जो है हमने वे करके डाली है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता कि हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कितना है। तो उसके लिए क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में ये है कि उसको किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो है टाइट्रेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने मेरे ख्याल है टाइट्रेशन की होगी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय HCl। ठीक है, तो मीन हमने उसकी मोलैरिटी निकालनी होती है कि उसकी मोलैरिटी में कितना चेंज आया। तो अगर फर्ज करें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है तो हम क्या करते हैं जो HCl होता है उसकी अमाउंट को हमें मालूम होती है, तो उससे हम क्या है मोलैरिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है टाइट्रेट वेटेड क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो सकता है टाइट्रेट मेजर वॉल्यूम ऑफ द अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट जो है उसको टाइट्रेट कर लेते हैं और वहां से उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक मेथड क्या है प्रेसिपिटेशन भी होती है कि हमने
अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हमने सॉलिडिफाई करना है, तो वहाँ पे हमारे पास हम इसको कैसे जो है सॉलिडिफाई करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन हो रही है। इन एक्वस सॉल्यूशन, precipitation is the process of transforming a dissolved substance into an insoluble solid from a saturated solution. एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि किसी भी डिसॉल्व सब्सटेंस को हम जो है सॉलिड में कन्वर्ट करें, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करें, तो वो उसका क्या होता है कि उसके प्रेसिपिटेट्स बनाना हम ये कहते हैं, जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। और जो सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ रहा होता है, जो बन रहा होता है सॉलिड, उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू प्रेसिपिटेशन, द केमिकल रिएजेंट कॉजिंग द सॉलिड टू फॉर्म इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेंट। समटाइम तो रिएक्शन के अंदर ये खुद ही प्रेसिपिटेट बन जाते हैं कि आयंस आपस में रिएक्ट करते हैं, और समटाइम हमें एक्सटर्नल कोई चीज ऐड करनी पड़ती है ताकि हमारे पास क्या हो कि प्रेसिपिटेशन कॉज हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। तो इन जो एक्सटर्नली हम ऐड कर रहे होते हैं वो हमारे पास प्रेसिपिटेंट होते हैं कि ताकि वो दूसरे मटेरियल की प्रेसिपिटेशन कर दें। The clear liquid remaining above the precipitated or centrifuged solid phase is called the supernatant और या supernatant, ठीक है। कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट तो हमने नीचे ले आए, ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे चल जाएंगे, जो ऊपर सोल्यूशन रह जाएगा वो भी हमारे पास सुपरनेटेड होता है। और समटाइम हम इसको सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, हाई स्पीड पे ये रिवॉल्व कर रही होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर जो होगा हमारे पास वो सुपरनेटेड रह जाता है। समटाइम वो हमारे काम का होता है, समटाइम वो नहीं काम का होता है, डिपेंड करे हम किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। In inorganic chemistry, precipitate formation is useful in the detection of the types of cation in the salt. के salt के अंदर cation की detection के लिए हम use करते हैं। कैसे? To do this, an alkali first react with the unknown salt to produce a precipitate that is the hydroxide of the unknown salt. तो हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है कि हमारे पास cation कौन सा है। हम क्या करेंगे, जो साल्ट है उसके अंदर बेस ऐड कर देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड होगा वो जो अननोन मेटल होगी या अननोन जो मटेरियल है उसके केटायन के साथ रिएक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो क्या होगा, जब वो नीचे बैठेगा प्रेसिपिटेट्स आउट हो जाएगा, तो हम वहां से उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It can be used for making pigments, removing iron from the solution in the waste water, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है इसका।